नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़े मुद्दे की। बात कश्मीर के टारगेट किलिंग की। आखिर क्यों, कब थमेगा ये सिलसिला? दहशतगर्दों को कब ठीक से जवाब दिया जाएगा? मैं ये सवाल नहीं उठाता, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादों की साजिश को कुचला कब जाएगा। एक एक करके कश्मीरियों में जिस तरह का दहशत घर करता जा रहा है, 90 के दौर में भी यही सब कुछ था कि किसी को मार देना, किसी को अनाउंस करके समय देके वहां से निकाल देना। तो दहशतगर्दों का वही काम है। तो हम वापस क्या उस दौर में जा रहे हैं, या फिर हमारे प्रयासों में कोई कमी रह रही है? 370 के बाद में सपोले क्यों बाहर निकल करके आ रहे हैं? कई सवाल हैं जो आज चौराहे पे किसी से भी आप चर्चा के दरमियान सुन सकते हैं। बेशक यहाँ से कोसों दूर जम्मू और कश्मीर हो, लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति वहां से स्नेह रखता है, प्यार मोहब्बत रखता है। यही वजह है कि चौराहे पे भी आम आदमी कॉफी के चस्के के साथ साथ आज वहां पे विजय कुमार, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, उनकी हत्या की चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले 31 मई को रजनी देवी, जो एक शिक्षिका, उनकी हत्या की चर्चा किसी भी जगह सुनी जा सकती है। तो हम किस दौर में जा रहे हैं वापस? क्या कश्मीर फाइल्स 2 का पुनरावृत्ति हो रही है ये? तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऑल कश्मीर जो रहवासी हैं उनके यूथ विंग के अध्यक्ष हैं रामकिशन भट्ट साहब, वो जम्मू से हमारे साथ विशेष आग्रह पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं भट्ट साहब आप ही के पास लौटूंगा। आप श्रीनगर से आज ही लौटे हैं जम्मू, और जो स्थिति है अभी वहां पे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हमारे प्रयासों में, क्योंकि मैं प्रयास इस वजह से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है जो वहां काम कर रही है। एक भरोसा माना जा सकता है कि 370 के बाद में सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हालात बदलेंगे। कश्मीरी पंडितों को प्रधानमंत्री पैकेज के जरिए वहां एम्प्लॉय किया गया, उनका एम्प्लॉयमेंट किया गया, और उसके बाद एक उम्मीद है कि शायद हालात सुधरेंगे। लेकिन इन प्रयासों में कहीं कोई कमी है, या फिर दहशतगर्दों के नापाक इरादे ज्यादा सिर चढ़ करके बोल रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि 10 साल पहले कश्मीरी पंडित नौजवानों ने एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी मातृभूमि वापस जाएंगे। हालांकि उन दिनों भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर हमने सोचा अगर हम भी इनिशिएटिव नहीं करेंगे तो हमारी मातृभूमि हमें वापस कैसे मिलेगी। तो 2010 में हम 6000 लोगों ने वायदा किया भारत सरकार के साथ कि आप एक इनिशिएटिव ले लीजिए, हम कश्मीर वैली जाएंगे फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और उसमें चूंकि सर्वाइवल फर्स्ट होना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, तभी तो वह कहीं पे रह पाएगा। और हमने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने नौजवानों को कश्मीर वैली के लिए तैयार किया और हम चले गए। उसमें अभी तक जितने पैकेज के अंडर है कोई 5000 के आसपास, क्योंकि रिक्रूटमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इन्होंने 6000 लोगों की करनी थी। 12 साल लगे 6000 लोगों को रोजगार देने में, और आज 5000 के आसपास जो कश्मीरी पंडित नौजवान कश्मीर वैली में है। और इसके अलावा भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जम्मू से SC ST कैटेगरी के लोग, या भिन्न शहरों से देश के लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं। तो चूंकि वहां पे हमारे जो घर थे, हमारे जो मकान थे, वो सब जलाए गए थे 1992 में, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ। तो इसलिए हमारे पास रहने की कोई सुविधा नहीं थी, और भारत सरकार ने एक छोटी सी पहल की थी कुछ अकोमोडेशन क्रिएट करने की। मैं आपको यकीन से कहता हूं आज भी 5000 लोगों को रहने की जगह नहीं है। अब जब हम हालातों की बात करते हैं, हालातों की बात, जो 10 साल हमने वहां पे सर्व किया, ईमानदारी से हम अपनी सर्विसेज को अंजाम दे गए। लेकिन पिछले साल 1.5 साल जो सिलेक्टेड किलिंग्स का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, तो हमारी वही यादें जो 89-90 के पलायन के समय पे थी, वो दोबारा से ताजा हो गई, और वही डर हमारे दिमाग दिलों में दोबारा से खौफ पैदा किया जा रहा है। आपने तो कहा कि धारा 370 को हटाने के बाद, 35A को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में भी बदलाव आएगा और सोच में भी बदलाव आएगा, और शायद पाकिस्तान को भी झुकाव आ जाएगा कि वह उग्रवाद जो पनप रहा कश्मीर वैली के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा।
लेकिन जो हालात साल भर से दोबारा पैदा हुए और इस साल में अभी तक 16-17 सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई, और आज मॉर्निंग में जब हमें अपने छोटे भाई की राजस्थान से रहने वाले विजय जी की ये मैसेज आई तो हम बहुत टूट पड़े। हम हमारे घरों में, अगर आप यकीन करेंगे, इस टाइम पंडित के घरों में हमारी बहनें, हमारी माताएं सब रो पड़े हैं। हमारे से अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम पूरे देश को कह रहे हैं कि ये समय आ गया, हमें मिलजुल के इन ताकतों को हराना है जो नहीं चाहते हैं दोबारा से कश्मीर वैली के अंदर जो एबॉर्जिनीज ऑफ कश्मीर वैली है, जिनका इतिहास 5000 साल पुराना है, कि वह दोबारा पनपे कश्मीर में। उन हालातों में आजकल हमारे ऊपर इतना हो गया कि आप बताइए, आप मुझे जॉब करने के लिए कह रहे हो या मेरे किसी भाई बहन को, क्या अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अगर वह अपनी चेयर पे बैठ के पीछे उसके अंदर खौफ है कि पता नहीं छोटा सा पिस्टल लेके कौन आएगा और मेरा पीठ पीछे वार करेगा, तो आप बताइए वो बच्चा, वो एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म करेगा। और ये स्थिति पिछले महीनों भर में पूरे कश्मीर वैली के हर कोने में घुसी है। तो इसमें हमें सबसे पहले इस बात का खतरा रहता है, देखिए जान है तो जहान है। इस टाइम हम सब के लिए चैलेंज है, और भारत सरकार के लिए इन पर्टिकुलर, कि जितने भी माइनॉरिटीज कश्मीर में हैं, जितने भी हिंदू वहां पे हैं, उन सब की सुरक्षा है रहे, ताकि किसी एक को भी हम अफोर्ड नहीं करें वो जान गंवाए। इसके लिए भारत सरकार पिछले कुछ दिनों से, अभी अगर आप होम मिनिस्ट्री की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, वे चुप्पी साधे हैं। वे बाहर आके कोई बोल्ड और हम लोगों को हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं कि हम आपके पीछे हैं और हमने भी कुछ प्लान तैयार किए, वह अभी गुप्त रोग है। और आज जब कुछ कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली से दोबारा पलायन करने की सोच रहे थे मॉर्निंग में, तो हाँ, उन लोगों को कैंपस के अंदर बंद किया गया, उनका दरवाजा बंद किया गया कि वह बाहर नहीं जाए, हम आपको जम्मू जाने नहीं देंगे। अगर आप हमें कश्मीर से वापस बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं तो आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर करिए कि हम किसी और भाई बहन को नहीं दोबारा गवाएंगे। ये स्थिति में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी पीड़ा को समझा जा सकता है। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि अभी लेटेस्ट ये कहा जा रहा है कि जो वहां पे शरणार्थी शिविर हैं उसके बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। उनकी सिक्योरिटी भी एक वजह हो सकती है। चलिए मैं जनरल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, कश्मीर का वो वाकया 89 से जब शुरू हुआ और 92 में बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ, उसके बाद में और बड़े पंगे के रूप में वहां पे रहा। जनवरी 90 में अनाउंसमेंट करके जिस तरह से रातों रात कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलने के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद लग रहा था कि 370 हटाने के बाद में, क्योंकि 1984 के बाद में हिंदुस्तान को क्लियर मेजोरिटी की गवर्नमेंट मिली है, तो 2014 में मिली, उसके बाद 19 में और बहुमत मिला सरकार को। तो उससे लग रहा था कि जो चुनौतियां हैं देश के सामने शायद वो सोल्व हो पाएंगी। लेकिन कश्मीर के हालात, जैसे अभी रामकिशन जी की पीड़ा आपने सुनी, क्या लगता है आपको कि हमारे को प्रयासों में चूक है, या फिर ये कहें कि सपोले हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं लेकिन कुचले जरूर जाएंगे? योगेंद्र जी, देखिए कि जब से जो श्री कश्मीर की इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पीड़ा सहन की है तो वहां की माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित, हाँ, उन्होंने की है। ये कितनी बुरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने ही देश में अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाकर के शरणार्थी के रूप में रहना पड़े। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती है। और ये हमारी हर एक देशवासी की ये जिम्मेवारी है सरकार के साथ साथ कि हमारे ये कश्मीरी पंडित भाई जिन्होंने मुद्दा उठाया था वापस जाने का, उनको वहां पर सिक्योरिटी देने में क्या चूक हुई है और क्या क्या और तरीके अपनाए जाएं जिससे कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। 91-92 के समय और जो वारदात हुई जिसमें इनको थ्रेट मिले, और उस टाइम योगेंद्र जी ज्यादातर जो इंसर्जेंट थे वो विदेशी इंसर्जेंट थे। लोकल इंसर्जेंसी धीरे धीरे उसके बाद शुरू हुई है। काफी सारे लोग बाहर से आए थे, पाकिस्तान और कुछ एक अफगानिस्तान के से भी अब जो आए थे टेररिस्ट, उन्होंने वहां तहलका मचा दिया। और क्योंकि हमारी जो सरहद है वो पोरस है, वहां पर एलसी है, वहां डिमार्केशन नहीं है, और नाले नदियों के कारण, और वहां के लोग, क्योंकि आधा कश्मीर अभी भी जो पीओके जिसको बोलते हैं
वहां से आना जाना लोगों का उसको रोकना मुश्किल था इतना। अभी उसके बाद में काफी सारी अभी एलसी फेंसिंग हुई है, काफी सारे और दूसरे इंजामात हुए हैं, परंतु उस समय और अब की जो बात है, अभी ऐसे लग रहा था 370 हटाने के बाद जब इनको यूथ को नौकरियां दी और वो लोग वापस चले गए, नहीं तो उससे पहले काफी सारे कश्मीरी पंडित पूरे देश में फैले हुए हैं, छोटा मोटा धंधा करके अपना घर गुजारा कर रहे हैं। मजबूरी में जैसे आपने कहा कि अपने ही मुल्क के अंदर शरणार्थी का जीवन जीना पड़े, इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। मैं कश्मीर गया, आपने तो खैर वहां पे नौकरी भी की है, लंबे समय अपने जीवन का वहां पे बिताया है। हमने देखे उन लोगों के कितने खूबसूरत घर, बर्फ से बचने के लिए किस तरह की उनकी अपनी एक स्टाइल होती है। जैसे हम राजस्थानी कला से अपनी हवेलियां बनाते हैं, उसी तरीके से कश्मीरी जो है वहां उन्हीं, क्योंकि बर्फ वहां पे मैक्सिमम टाइम होती है, तो कैसे बचा जा सकता है। उसी तरह के मकानों, किसी के क्या तोड़ रखा है, किसी को जलाया गया था, कहाँ किसी के बिल्कुल ऐसे हों कि जैसे किसी ने तबाह किया हो। मतलब मैं ये इस वजह से कह सकता हूं कि जैसे हम इतिहासकार कई बार कहते हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से हमारे मंदिरों की इनकी बदहाली की, आज वो निशान आजाद भारत में आप देख सकते हैं। वहां पे जो पोजीशन मैं अपनी नजरों से देख करके आया हूँ, बहुत सारे मित्रों के साथ में जब चर्चाएं होती हैं तो वो सब हम देखते हैं। तो इनकी पीड़ा जो है वो, जिसने वहां पे देखी पोजीशन, वो अंदाजा लगा सकता है कि किस दौर से गुजर। एक ईंट मकान की अगर कोई निकालता है तो बड़ी पीड़ा होती है, कोई मकान छोड़े नजरों के सामने उस मकान को जलाया जाए, तोड़ा जाए, तो आप पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं। और 90 से पहले योगेंद्र जी, कश्मीरियत जो भट्ट साहब ने बात की है, कितनी साल पुरानी उनकी सभ्यता है, उससे पहले वहां पे लोकल जो कश्मीरी थे, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे वहां के रहने वाले सरदार हो या वहां के मुसलमान हो, उनमें बहुत भाईचारा था। इनकी भाषा एक थी, इनका खान पान एक था। ये तो धीरे धीरे इस तरह की रेडिकलाइजेशन हुई कि उसमें वहां की लोकल पॉपुलेशन में भी कई लोगों को इस भ्रम में डाल दिया, और टेररिज्म पे विश्वास करने वाले काफी सारे लोकल यूथ भी उसमें ज्वाइन कर गए। जहां तक अभी का सवाल है, अभी इन्होंने टेररिस्ट की जो थी बैकबोन वो तोड़ दी गई है, क्योंकि उनके जो लीडर थे बड़े बड़े हर एक ग्रुप के, उनको सबको या तो एलिमिनेट कर दिया गया है या पकड़ करके जेल में ठोक दिया गया है। तो अभी वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बनाने में उनकी काबिलियत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 3-4 आदमी चाहिए, अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए, और उनका मुकाबला करने के लिए या उन पे हमला करने के लिए। तो इससे उन्होंने पाकिस्तान के जो हमारे दुश्मन हैं उस तरफ बैठे हैं, जिन्होंने भी इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढे हैं। जैसे कि भट्ट साहब ने बताया, हर एक आदमी के साथ तो आप सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, कोई भी आदमी, और जब तक इनको खुद को विश्वास नहीं है कि ये तुम्हारी सेफ्टी नहीं है, तुम्हारी जान ही नहीं है, तो जहान क्या है। तो अगर ऐसे समय में कश्मीरी पंडित्स को टारगेट बना रहे हैं, और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी हिंदू डोगरा, ये अलग टाइप का, हाँ बिल्कुल, अभी जो उनको भी टारगेट बना रहे हैं। और उससे भी पलायन, आज मैं भी अखबार देख रहा था टीवी के अंदर कि बड़गांव के जो कश्मीरी जो ट्रांजिट कैंप है उनका शेखपुरा में, उन्होंने आज फैसला लिया है कि कल सुबह हम यहाँ से जम्मू चले जाएंगे। और कब तक इनको आप रोकोगे? इसीलिए सरकार को अभी आगे बढ़कर, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको स्टेटमेंट देना चाहिए, गवर्नर साहब को बोलना चाहिए, और इनको विश्वास दिलाना चाहिए कि इन चीजों को जो अभी हो रही है, इससे जो हमको रोकना पड़ेगा। और भारतीय सशस्त्र सेनाएं, पुलिस वहां पर है, और एक तरह के जो टारगेट किलिंग होने लगी है, इसको काउंटर करने के लिए हमें पॉलिसी चेंज करके इनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो लोग, जो यूथ वहां चले गए हैं नौकरी करने के लिए, अपने घर पे वापस जाने के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया है, उनको सिक्योरिटी दी जाए, या ऐसी जगह उनकी पोस्टिंग की जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और ऐसी जगह पे जहां पर वो सिक्योर्ड फील करें और आराम से काम कर सकें। जी, मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूज काफी बार हम सुनते हैं कश्मीर को लेकर के, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन से, जैसे अभी रामकिशन जी ने एक सवाल खड़ा किया कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इस पे, उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ये लगता है कि वहां के माइनॉरिटीज में जो लोग हों, गैर मुस्लिम, लेकिन अब स्थितियां अलग दिखाई दे रही हैं कि जैसे अभी जनरल साहब ने भी जिक्र किया, केवल वहां के कश्मीरी पंडितों को टारगेट नहीं किया जा रहा, वहां
जो नौकरी पेशा है, अब ये देखिए कि किस रिक्रूटमेंट के जरिए विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ बैंक में जॉब कर रहे थे, वो बाहर के हैं, बिहार के मजदूर हैं, मॉडल हैं। केवल कश्मीरी पंडित ही टारगेट नहीं है, दूसरे लोग भी टारगेट हैं। एक अलग तरह का भय फैलाने की या दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने अलग तरह की चुनौती है। ये बात तो ठीक है कि पहले की तरह बड़े रूप में जो पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री पे जिस तरह के अटैक्स हो रहे थे वो नहीं है। अब अटैक वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन पे हैं, वहाँ के एम्प्लॉय जो हैं उन पे है। तो एक अलग जो आतंक का एक अलग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ये एक अलग तरह की चिंता हमारे लिए होनी चाहिए। योगेंद्र जी, जैसा कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा, भट्ट जी ने कहा, ये बातें सब बहुत ही यथार्थ हैं, इनमें सब में बहुत सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस विषय पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, राजनीति के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपने ये कहा था। तो जो इसमें मूल है, धारा 370 समाप्त होने के बाद, 35 होने के बाद, क्या वहाँ हालात ऐसे हैं कि वहाँ रहा जाए? पहला सवाल तो ये था, 3-4 सालों में क्या हुआ। दूसरी चीज ये है कि अभी जो कश्मीरी पंडित, मेरा उनसे पूरा इत्तेफाक है, मैं जब से पत्रकारिता करी शुरू की थी मैंने 88 में, तब से ये चीजें देख चले आ रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित का भी, दूसरों का भी, आतंकवाद का भी, दूसरी सारी सब चीज देखी है। अभी 1 साल में, विदिन 6 मंथ, ऐसा क्या हुआ कि जो कश्मीरी पंडित और लोग भी टारगेट किए गए, उनको टारगेट किया गया? अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं, अभी जो पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, उसके आने के बाद ये इशू वापस क्रॉप अप हुआ है। उस पिक्चर को मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत सारी उसमें सच्चाई है, बहुत सारी उसमें फैब्रिकेशन किया गया है। उस फिल्म को किस तरह से सरकार ने और दूसरे एलिमेंट्स ने उसको प्रमोट किया है, और उस पूरा जो 80 जो भट्ट साहब बता रहे थे 92 का, 90 का, 89 का जो मामले थे, वो सारे रिवाइव हो गए। जख्मों पे नमक छिड़का गया, एक तरह से वापस पुरानी चीजें याद करी गई, और ये लिंक पे आ गए हम लोग। अभी अमित शाह जाने वाले भी हैं, वहां मीटिंग भी करने वाले एक आध दिन में। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आती है वो है पॉलिटिक्स। क्या वहाँ असेंबली के चुनाव हो पाएंगे? क्या वहाँ पंचायतों के चुनाव हो पाएंगे? क्या वहाँ जो है आम जीवन आम रहेगा? क्या ये टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी? आज जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिका में गन कल्चर है, जब जो चाहता है गन लेके जाता है, निर्दोष को मार के जाता है। ऐसे ही है, या नाम दूसरा दे लीजिए, टेररिस्ट के लीजिए, इंसर्जेंसीज हैं, पाक सपोर्टेड हैं सारी चीजें, पर है वो एक तरह के ह्यूमन किलिंग हो रही है, ह्यूमन होमोसाइड कर रहे हैं ये लोग। क्यों कर रहे हैं? बहुत दुखद है। इस पे जैसा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा, इस पर नई पॉलिसी बनाने की और नए तरीके से सोचने की जरूरत है, और राजनीति कम करने की जरूरत है। राजनीति भी अगर साथ साथ चलेगी बैकग्राउंड में, ये समस्याएं हल नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए राजनीति में एक्शन का रिएक्शन है। कश्मीर फाइल्स का हमने देखा किस तरह से कितना उस पर बवाल पॉलिटिकल लीडर्स ने किया है, और जैसे कि बिल्कुल उसको उसके प्रमोशन को लेके, उसके टैक्स फ्री करने को लेकर के किस तरह की बातें आई हैं, तो उसका रिएक्शन तो होगा ही कि आप पे क्या अब ये कश्मीर फाइल 2 है, लोग कमेंट करें। राहुल गांधी ने आज ही कहा है कि ये सरकार का फेलियर है, उन्हें भरोसा दिलाया जाना चाहिए, मजबूत सरकार है। कभी कल कहेंगे कि 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। बहुत सारी बातें आएंगी सामने निकल करके, क्योंकि एक के दिन एक के बाद किसी न किसी को गोली मारी जा रही है और हत्या की जा रही है। बात सही है, आप किसी को कहो कि आपको जमीन दे रहे हैं, वहां पे नौकरी दे रहे, जाकर के रहने लग जाइए, लेकिन किसके बात के लिए? आपका जीवन यापन करने के लिए। जो जीवन ही नहीं बचेगा तो किसके लिए दे रहे हैं आप नौकरी? कौन जाकर के करेगा वहां पे? योगेंद्र जी, आप इसको इस तरह से कंपेयर करिए कि नॉर्थ में, कश्मीर को एक लिए अलग रखें, नॉर्थ में आप ये कहेंगे ये मंदिर था, ये मस्जिद था, या ये था वह वो था। आप कास्ट लाइन पे, रिलीजन लाइन पे लोगों को डिवाइड करेंगे तो क्लैश होंगे। यहाँ तो आतंकवाद नहीं है, तो कास्ट लड़ रही है, कम्युनिटीज लड़ रही हैं, क्योंकि हम ऐसी चीजों को हवा दे रहे हैं, ऐसी चीजों को रिवाइव कर रहे हैं, क्रश नहीं कर रहे हैं कि लोगों की भावनाएं भड़क रही हैं। आज अजमेर की दरगाह के नीचे मंदिर है, आज उस जगह मंदिर है, सब जगह मंदिर निकल रहे हैं। कौन मना करता नहीं था? आजादी में हम लोग सब साथ रहे, मिल करके रहे। जैसा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा, इस साल से उन दिनों, उससे पहले सब लोग साथ मिलकर रहते थे, कोई तकलीफ नहीं। प्रेम भाईचारा कहाँ गया?
इन राजनीतिज्ञों ने उड़ाया है और किसी ने नहीं उड़ाया अपने स्वार्थों के लिए। मेरा तो यही मानना है। एक कारण और भी योगेंद्र जी हो सकता है, इस जो अभी एक्सेलरेट हुए हैं ये टारगेट किलिंग, ये यासीन मलिक को जब से उम्र कैद दी है पिछले वीक से, और जो OIC और द कंट्री जो है ना, मुस्लिम कंट्रीज ने, इस्लामिक कंट्रीज ने भी उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया था, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान इस चीज का फायदा उठाने के लिए लोकल जो यूथ है उनको मिसगाइड करके इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। ये भी अवसर तलाशता पाकिस्तान हमेशा से उसका एक टारगेट रहा है कि कश्मीर की परिस्थितियों में अवसर कैसे आ सकते हैं, वो हमेशा तलाशने की कोशिश की है, और बड़े ही ऐसे टारगेट करता है वो कि जिसे हम ब्रेन वॉश कहते हैं। वहां यूथ को मैंने ऐसे जैसे देखे हैं कि लोग नौकरी छोड़ करके और आतंक के लिए गन पकड़ रहे हैं, तो कोई तो ऐसी वजह है कि क्या उन्हें नुस्खा दिया जाता है, वो अपने जीवन को छोड़ के अपने खुद के लोग हैं उनकी परवाह किए बिना वो अपना गन उठा करके चल देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी खामी है जो कश्मीरियत के अंदर रह गई, और जैसे आप सब लोग कह रहे हैं, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, और जब वहां जाते हैं तो वो स्थितियां भी देखते हैं कि कश्मीर रियल में धरती का स्वर्ग है, और कश्मीरियत जो है जिसे हम कहते हैं भाईचारे के रूप में, वो बिल्कुल जिंदा है अभी वहां लोगों के अंदर। और मैं भट्ट साहब वापस आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। अभी जो पोजीशन है वहां पे, क्या गवर्नमेंट के किसी एक्शन का आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ विजय कुमार या रजनी देवी या फिर जो वहां पे कुछ दिन पहले मॉडल जो जिनकी हत्या की गई है, 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है, कई लोगों की इस तरह से हत्या कर दी गई है, अब उसके बाद में आज को एक्शन दिखाई दे रहा है आपको वहां पे, या चर्चाओं का दौर चला हो, या फिर ये माना जा सकता है कि जैसे एक तो आपने कहा कि शरणार्थी जो कैंप हैं उन्हें एक बार के लिए रोक दिया गया है, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, निकलने किसी को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं भी देख रहा था कि कई जगह से पलायन करने के लिए लोग तैयार हैं, वो अपना कारवा बिल्कुल साथ लेकर के उनकी जो मंसूबे हैं कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई दहशत में है, भय में है, तो ऐसी पोजीशन में एक ही चारा होता है कि हम सुरक्षित जगह जाकर के रह सकें। तो अभी ऐसा कुछ है कि हमें कुछ दिन के लिए इंतजार करना चाहिए वहां पे? देखिए, 2-3 बिंदुओं पे बात करने की बहुत जरूरत है। एक तो हम इस बात को मानते हैं कि भारत सरकार का जो अभी पॉलिसी कश्मीर के ऊपर आतंकवाद के खिलाफ है वो काफी इफेक्टिव है, ऐसी बात नहीं वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो अभी छोटे मोटे ये पनप रहे हैं, बौखलाहट भी हो सकती है उनकी, लेकिन हकीकत 2-3 चीजें ये भी है। देखिए, आपने एक मलिक की बात की, वहां बहुत सारे ऐसे मलिक हैं, आप एक मलिक को बता रहे हैं, बहुत सारे पर्दे के पीछे भी ऐसे मलिक पनप रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। देखिए, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा तो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है। अगर इन हालातों में जब हम कश्मीरियत की बात करें, मैं अक्सर बोलता हूं कि वाजपेयी के स्लोगन तो हर कोई कहता है कश्मीर वैली के अंदर कि हम इंसानियत पर भरोसा करते हैं और अपना सेकुलरिज्म सब वो भरोसा करते हैं, लेकिन अब इन सिचुएशंस में अगर वहां आम नागरिक, सिविल सोसाइटी के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हुजूम में बाहर नहीं निकलेंगे और इनका विरोध करेंगे, तभी तो इनको थोड़ा सा प्रेशर बनेगा कि भाई हमारे अपने लोग भी हमारे खिलाफ हो गए। दूसरा, जो भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है उसमें काफी बदलाव लाने की जरूरत है, शायद वो इस बारे में सोच भी रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है, मैं आपको क्लियर बताऊं, हम तो 32 साल से इस चीज को भुगत रहे हैं। जब तक कि भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट कोई एक्शन प्लान नहीं बनाएगा, कश्मीर में कितना भी आप करो, प्रॉक्सी वार वहां पे कंटिन्यू रहेगा। आपने देखा पिछली बार कितने भी कैंप्स जो बॉर्डर के पास खड़े हैं, जब पिछली बार एक हमला किया गया, काफी हद तक डिस्ट्रॉय किया गया उनके मंसूबों को, लेकिन बीच में जो ये आज का जो वहां पे ये मिलिटेंट टेररिस्ट है, ये काफी छोटी एज का है, ये सब टीनेजर्स वहां पे है और इनके पास छोटी सी पिस्टल है, ये इजी होता है इनको टारगेट करने के। जैसे जनरल साहब ने भी हमें कहा कि इस टाइम ये एफर्ट नहीं करते हैं कि ये किसी कानवाई के ऊपर हमला करे, किसी फोर्सेस के ऊपर हमला करे, टारगेट और टारगेट और स्ट्रेटेजी दोनों बदली आतंकियों ने, ये बात आप सही कह रहे हैं। और मैं आज भी जब उसमें सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज देख रहा था, उसमें छोटी गन है और वो मार के दौड़ के जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि आप सर्च में भी पता नहीं लग पाता, आप पीछे किसी ने पिस्टल लगाई और निकल करके जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर से आप ऐसे चेक भी नहीं कर सकते, आप बैंक में भी जा रहे हैं। लेकिन खैर चले, सिक्योरिटी आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो मंसूबे लेकर के चल रही है, या फिर
जो चाहती है कि वहां पे कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास वो वापसी करें, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन सफल तभी होंगे कि जब भय मुक्त वातावरण मिलेगा उन्हें और सिक्योरिटी का वो माहौल मिलेगा कि कुछ नहीं, हम जिस दौर में एक काला जो अध्याय था वो खत्म हो चुका है, वो काली रात जा चुके हैं और हम वापस एक उजले सवेरे के साथ में नया जीवन जी पाएंगे और रह पाएंगे, चेहरे पे वो खुशी वापस लौट पाएगी, लेकिन वो तभी जब भय मुक्त वातावरण होगा। चलिए, समय का अभाव है, मुद्दा बहुत जरूरी है। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।